भारत को उस परिस्थिति में तुम ला चुके हो कि तुम्हारे अपने भाजपा के लोग तुमको गाली दे रहे हैं, बस जूता मारना बाकी है। रेमडेसिविर के नाम पे आप जीएसटी ले रहे हैं, ऑक्सीजन के नाम पे आप जीएसटी ले रहे हैं, आप हर चीज में जीएसटी ले रहे हैं साहब। अरे मरता हुआ आदमी आपको जीएसटी पे करके जा रहा है नरेंद्र मोदी। अगर चुनाव आयोग खूनी है तो कॉन्स्पिरेटर मोदी है। इसीलिए माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने यह तक कहा है कि क्यों तुम्हारे अफसरों पे मर्डर, खून के चार्जेस लगा करके तुम पे केसेस ना किए जाएं। क्या मोदी इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसको जब तक कोई कोर्ट ना कहे या जब तक कोई चुनाव आयोग ना कहे या जब तक कोई कहे नहीं कि ये तुम गलत कर रहे हो, तब तक उसको समझ में नहीं आ सकता? क्योंकि गुजरात से बहुत पुराना नाता है, काले धन से नाता है, और वो भी मोदी जी के रहते, आज वो सीईसी है। कोर्ट मोदी को बचा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सिंगुलर कारण यानी एकमात्र कारण बताया है कि वो भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर के लिए एकमात्र जिम्मेदार है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिछले एक महीने से अमूमन चुनाव चल रहे हैं देश में, 4 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में, आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इसमें विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं और स्वाभाविक सी बात है कि इनकी चुनावी गहमा गहमी तो 1 महीना पहले शुरू हो चुकी थी। और जहां तक सवाल उठता है कि कोरोना गया या नहीं गया, भारत सरकार बिल्कुल साफ शब्दों में एक बात कहती है कि कोरोना चला गया और फिर दोबारा आ गया। तो मद्रास हाईकोर्ट ने जिस तरीके से यह बात रखी कि एकमात्र दूसरी लहर कोरोना का कारण चुनाव आयोग है, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? मैं तो बिल्कुल सहमत हूं। और वो इसलिए भी मैं सहमत हूं दोस्तों, क्योंकि क्या चुनाव कराना जीवन से ज्यादा जरूरी है, जान से ज्यादा जरूरी है? जान है तो जहान है का नारा देने वाले महान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? जान है तो जहान है। और जान को जोखिम में डालने का सबसे बड़ा काम उन्होंने किया। मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग एकमात्र स्रोत नहीं हो सकता दूसरी लहर का। हो सकता है कि माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने चल रही पिटीशन के संदर्भ में यह बात की हो, जो कि बहुत अच्छी बात है कहना। लेकिन साथ साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन है तो भारत सरकार का एक उपक्रम। हम ये तो नहीं कह सकते कि भारत सरकार जो है उसका चुनाव आयोग के ऑपरेशंस में कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। कोर्ट मोदी को बचा रहा है, बस इतनी ही लाइन बोलूंगा, बाकी की लाइन मैं नहीं मानता। कोर्ट मोदी को बचा रहा है, ये एक सवाल बन के आता है, मैं नहीं मानता। मेरे ख्याल से समझदार को इशारा काफी है। माननीय चीफ जस्टिस बनर्जी साहब, जो कि मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इशारों में यह साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग जो है वो एकमात्र कारण है भारत में दूसरी कोरोना लहर आने का। और इससे एक समझदार ये बिल्कुल समझ सकता है कि ये जो चुनाव आयोग है ये किसकी कठपुतली है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे भारत के। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे भारत के हैं इस समय, चंदर साहब, ये आईआरएस में यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस, वही केजरीवाल वाली इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में 38 साल बिता चुके हैं। और ये जाने जाते हैं 2 चीजों के लिए, बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। सीबीडीटी में रहते हुए डायरेक्टर इंटेलिजेंस रहे मुंबई और गुजरात रीजन के कई साल, वर्षों तक। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप इनको मोदी जी से जोड़ दें, क्योंकि वो गुजरात के भी डायरेक्टर इंटेलिजेंस थे सीबीडीटी के। लेकिन हां, ये बहुत साल गुजरात से, इनका भी बचपन से ना सही लेकिन नौकरी में गुजरात का काफी पुराना नाता है। ये हैं हमारे चंदर साहब, पहला। दूसरा, 2016 से लेकर के 2019 तक जिस पद पे ये रहे,
उसमें इलेक्शन को लेकर के काले धन के इस्तेमाल को रोकने का बहुत बड़ा बीड़ा इन्होंने उठाया। अब मैं इन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यही कार्य तो मोदी जी भी कर रहे थे, देश में काला धन रोकने का। ये चक्कर क्या है? ये काले धन वाले मोदी जी से कैसे जुड़ जाते हैं रोकने के नाम पे? और मैं तो चुनाव आयोग को सवाल करूंगा कि ये किस टाइप के व्यक्ति को आप अरोड़ा जी के 15 दिन नहीं बढ़ा सकते थे? काला धन इस्तेमाल ना हो इलेक्शंस में, इसके लिए जिस तरीके से मोदी जी ने नौटंकियां करी हैं 2016 से 19 के बीच में, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, और खुद भाजपा के पास सत्ता थी इसलिए सारे के सारे कार्य उन्होंने किए, क्योंकि सरकारी पैसा अमल में लाए, इस्तेमाल में लाए, जो दूसरी पार्टियां नहीं ला पाई, इनके भी लोग ना ला पाते। लेकिन उस समय यही चंदर साहब जो आज सीईसी हैं, ये काला धन इस्तेमाल ना हो पाए इसके लिए बड़ा जाने जाते हैं उन सारे इलेक्शंस में, चाहे वो 2019 का ही इलेक्शन क्यों ना हो, लोकसभा का। इसलिए इस तरीके के अफसरों को आपने देखा था कैसे आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना मोदी जी के खास लोगों को ऊपर बिठाया जाता है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमीशन की पोजीशन पे आज की तारीख में इस मिस्टर चंदर को बिठाया गया है, क्योंकि इसका मोदी जी या भाजपा से बहुत पुराना नाता है, क्योंकि गुजरात से बहुत पुराना नाता है, काले धन से नाता है, और वो भी मोदी जी के रहते आज वो सीईसी है। अब आ जाते हैं मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने एक बहुत साफ बात कही, क्या जरूरत थी इतनी सारी रैलियां करने की? क्या जरूरत थी इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने की? क्या जरूरत थी? ये सवाल तो आप लोग भी पूछते हैं दोस्त, ये सवाल तो आप लोग भी पूछते हैं कि ऐसे काल में, समय खंड में, कालखंड में क्या जरूरत थी कि इतने सारे इलेक्शन कराने की, और कराने की भी तो इतने सारे फेजेस में कराने की ताकि उतने बार लोग और मुलाकात करें, मिले, आए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बुलाएंगी तो लोग तो आएंगे। और मोदी जी जैसे लोग तो 100 रुपए में और 200 रुपए में खरीद के लोगों को लाते हैं, तो भीड़ तो आएगी। अब वो 100 में खरीदा या 1000 में खरीदा वो एक अलग बात है, लेकिन भीड़ तो इसी बहाने आई, चाहे वो ट्रेनों में भर के आई चाहे बसों में भर के आई, यही होता है। यानी भीड़ आई। भीड़ कौन लाया? पॉलिटिकल पार्टी। कमाल है साहब, देश का प्रधानमंत्री को क्या एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या आप या मैं या इलेक्शन कमीशन चाहिए यह बताने के लिए कि जहां तुम दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो मिस्टर मोदी कि भाई कोरोना कोरोना तुम्हारे घर तक आ जाएगा, कोरोना तुम्हारे घर में आ जाएगा, कोरोना तुम्हारे ऑफिस में, गली में, मोहल्ले में आ जाएगा, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, और तुम खुद ऐसी रैलियां करने जाते हो, अपने लोगों से करवाते हो, चाहे दूसरी पार्टी के भी लोग कराते हो, कि जहां पे हजारों लाखों लोग इस तरीके से इकट्ठे हो रहे हो। क्या मोदी इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसको जब तक कोई कोर्ट ना कहे या जब तक कोई चुनाव आयोग ना कहे या जब तक कोई कहे नहीं कि ये तुम गलत कर रहे हो, तब तक उसको समझ में नहीं आ सकता? ऐसा बाल नरेंद्र है जिसमें अकल नहीं है कि ये खुद बोलने के बावजूद यही हरकतें करता और करवाता है, और या फिर वो सठिया हुआ बुढ़ा है जिसके दिमाग में गोबर भरा? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको समझ में आ रहा हो तो बताओ, क्योंकि इसमें यह निकल के आता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अलाउ भी कर दिया, ये तो वही वाली बात हुई कि अगर कोई सरकारी महकमा कह भी रहा है कि जाओ, लेकिन अगर आपको सही चीज पता है, आपको अगर अकल है, तो आप नहीं जाओगे। कोई भी सरकार कह दे खड्डे में कूद जाओ तो आप कूद जाओगे। कोई भी सरकार कह दे खुद को चाकू मार लो, आप मार लोगे? नहीं मारोगे, बहुत गलत बात है, क्राइम है। कोई भी सरकार का आदमी कह दे जाए इसको झापड़ मार दे, आप मार लोगे? नहीं। उसी तरीके से जब भारत सरकार के चलाए हुए एनडीएमए के तहत नरेंद्र मोदी द्वारा प्रचारित और प्रसारित नियम जब पूरे देश को मानने के लिए मजबूर किया जाता है, किसके लिए? देश की भलाई के लिए, तब देश का प्रधानमंत्री उसी भलाई करने की बातें करने वाला नरेंद्र मोदी ऐसी हिमाकत, हरकत और नालायकी कैसे कर सकता है? यह सवाल अपने आप से पूछिए। मैं ये आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग जो मोदी को नहीं पसंद करते और मोदी को पसंद करते हैं, दोनों। क्योंकि जो लोग मोदी को पसंद करते हैं उनके घर में शायद कोई मां बाप भाई बहन बीमार नहीं है, पड़ोसी बीमार नहीं है। मोदी को वोट देने वाले शायद बिल्कुल कोरोना से असरग्रस्त नहीं है। मोदी को वोट देने वाले लोग मेरे ख्याल से कहीं भी किसी भी प्रकार से हताहत या परेशान या हैरान नहीं है। उनकी जिंदगी नॉर्मल है, वो सब कोरोना प्रूफ है। लेकिन मैं आपको बता दूं,
हाल में आई रिपोर्ट के आधार पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी में हर व्यक्ति जिसका टेस्ट किया जा रहा है कोरोना, जितनों का टेस्ट किया जा रहा है कोरोना, हर दूसरा व्यक्ति कोलकाता में कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, हर दूसरा व्यक्ति। और इसका एकमात्र जिम्मेदार चुनाव आयोग अकेला नहीं है। उस चुनाव आयोग में बैठे मिस्टर चंदर, जो कि सीईसी हैं, वो खुद है, और उनको इस कुर्सी पे बिठाने वाले उनके आका नरेंद्र मोदी हैं। अगर मद्रास हाईकोर्ट की बात को सही तरीके से समझा जाए तो क्लियरली मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के अफसरों पे मर्डर का मुकदमा होना चाहिए, खून का केस दाखिल होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने लोगों को इस हालात में झोंका। लेकिन इससे मोदी और अमित शाह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, क्योंकि चुनाव आयोग के इस चिन्हित करने वाली बात से एक चीज साफ होती है कि ताली जब दो हाथ से बजती है तो उसमें अगर चुनाव आयोग ने परमिट किया तो वो गलत, और जिसको परमिट किया और उसने ये जुर्म करवाया वो भी उतना ही गलत। कोई सवाल ही नहीं उठता कि भारत का प्रधानमंत्री इतना बड़ा बेवकूफ हो, या तो वो लोगों को मारने की चेष्टा में है, और या फिर कोरोना के नाम पे जितनी भी बात है वो गलत समझाता है। आप घर पे रहिए सुरेश चंद्र कौशिक जी, आप घर पे रहिए, लेकिन मोदी जी दूसरे राज्यों में लाखों लोगों को अपने साथ घुमाएंगे फिराएंगे। क्यों? क्योंकि जहां मोदी जी प्रकट होते हैं वहां से कोरोना चला जाता है, और मोदी जी का मन आता है वो एसएमएस करते हैं, कोरोना वेकअप, कोरोना जग जाता है। मोदी जी का मन करता है कोरोना गो टू स्लीप, कोरोना सो जाता है। मोदी जी का मन करता है व्हाट्सएप करते हैं, कोरोना उस राज्य पे जाके अटैक करो, कोरोना वहां पहुंच जाता है। कोरोना नहीं हो गया, मोदी का लंगोट हो गया, जहां मर्जी धोया सुखा दिया। उसके कहते हैं दो चेहरे हैं, एक चेहरा आपको सावधानी बरतने के लिए कहता है, दूसरा चेहरा कुंभ में लाखों लोगों को जाने की अनुमति देता है। 2002 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो आज स्वर्गीय हैं, उन्होंने 2002 के दंगों के बाद गुजरात के नरेंद्र मोदी को कहा था कि राजधर्म अपनाओ। मैंने उस दिन भी सवाल किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद अपना राजधर्म क्यों नहीं अपनाया। अगर उनको यह लगता है कि मोदी ने यह काम करवाया है या मोदी ये बात कंट्रोल नहीं कर पा रहा है 2002 के दंगों को, दोनों में से जो भी कारण हो, तो उनको राजधर्म अपनाते हुए मोदी को हटा करके, जेल में ना भी डाल करके, लेकिन चलिए हटा करके अपने पद से राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था या किसी और को बिठाना चाहिए था। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में अगर दम माना जाए तो गंभीरता यह थी कि मोदी संभाल नहीं पाया या फिर मोदी ने ये दंगे करवाए, इन दो में से एक ही बात निकल गया। लेकिन उस समय भी उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में शब्द तो निकाल दिए राजधर्म अपना, लेकिन खुद का राजधर्म प्रधानमंत्री का नहीं किया। उसी तरीके से आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, ये वही नरेंद्र मोदी, ऐसा भी नहीं कि कोई दूसरा हो, वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपना राजधर्म अपना रहा है। अगर इस आदमी में जरा सी भी स्टेट्समैनशिप स्पिरिट होती, ये छोटा मोटा पॉलिटिशियन भी होता है, पॉलिटिशियन नहीं है, ये जुगाड़ू है, ये जुआ खेलता है, ये सट्टेबाज आदमी है। पैसे के दम पे सत्ता पाने वाले लोग जो कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर करते हैं वो जुआरी होते हैं। ये आदमी भी वही है। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर रहा है, पैसे और अपने दोस्तों के पैसे के बल पे, ताकि उनको बदले में फायदा मिले, क्योंकि आखिरकार इंडस्ट्री चलाने वाले ही सरकार भी चलाते हैं, तो उनको फायदा मिले के चक्कर में ये व्यक्ति जो है आज भी अपना राजधर्म नहीं अपना रहा। और कमाल की बात देखिए, मद्रास हाईकोर्ट के ये कहने के बाद भी कि मर्डरर है चुनाव आयोग, भारत सरकार चुप बैठी है, चू नहीं बोल पा रही। मोदी जी का चू हो गया है उनके स्टाइल में।
वो बोल नहीं पा रहे कि चुनाव आयोग, तुम ये ब्लडी फूल्स क्या कर रहे हो। भारत का प्रधानमंत्री हर चीफ मिनिस्टर को बोल रहा है, हर राजनीतिक नेता के लिए बातें करता है, आपके लिए बातें करता है, उलट सुलट बोलता ही रहता है, उलट सुलट बोलता रहता है। जब देखो, क्या वो राहुल गांधी के बारे में उल्टा नहीं बोलता, क्या सोनिया गांधी के बारे में उल्टा नहीं बोलता, या ममता बनर्जी के बारे में उल्टा नहीं बोलता, लालू प्रसाद यादव के, यानी कि जो भी विपक्ष में होता है उसके बारे में उल्टा नहीं बोलता। इसी तरीके से क्या वो हर उस इंटरनेशनल एजेंसी के लिए बारे में उल्टा नहीं बोलता जो भारत की सच्ची तस्वीर दिखा देती है। क्या वो हर व्यक्ति के बारे में उलट सुलट नहीं बकता? बकता है, हम सब जानते हैं वो बकता है। लेकिन वो चुनाव आयोग के लिए कुछ नहीं बोल पा रहा, जिसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा तुम खूनी हो। वो इसलिए क्योंकि अगर चुनाव आयोग खूनी है तो कॉन्स्पिरेटर मोदी है। चुनाव आयोग ने खून करवाए, मर्डर करवाए, परमिशन देकर के कि तुम रैलियां करते रहो, लोगों को, हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करते रहो, सड़क पे रोड शोज करते रहो, यही कहा माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने। तो अगर चुनाव आयोग ने परमिट किया तो सवाल यह उठता है कि कोरोना रूपी खंजर हाथ में लेके गया कौन मारने के लिए उन लोगों को? नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और बाकी जितने नेता आप चाहे नाम ले ले, क्योंकि भारत में सबसे बड़े 2 पद पे जो बैठे लोग हैं वो ये हैं। एनडीएमए की गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय से आती हैं, जिसका जिम्मेदार होम मिनिस्टर है, जिसका नाम अमित शाह है। और एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो पूरा आपदा का लगा हुआ है मार्च 2020 से, उसका चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। एक खंजर लेकर के यही दोनों तो गए, कोरोना नाम के खंजर को लेके। रेमडेसिविर के नाम पे आप जीएसटी ले रहे हैं, ऑक्सीजन के नाम पे आप जीएसटी ले रहे हैं, आप हर चीज में जीएसटी ले रहे हैं साहब। अरे मरता हुआ आदमी आपको जीएसटी पे करके जा रहा है नरेंद्र मोदी, शर्म करो। बचपन से तुमने ढेला नहीं कमाया, आज फिर साबित होता है कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं है नरेंद्र मोदी, कि तुम मेहनत करके 1 रुपया कमा पाओ। तुम तो मरते हुए आदमी से ऑक्सीजन सिलेंडर पे, रेमडेसिविर पे भी जीएसटी ले रहे हो। यह बात हीराबेन तक पहुंचनी चाहिए। हीरा बा, તમને કહી દઉં, તમે કેવો છોકરો જન્યો છે કે એની માણસ શું કહું તમને? બેન, તમારો છોકરો મરતા માણસના મોઢામાંથી જીએસટી કાઢે છે પોતાના 2 નિવાળા કાઢવા માટે। इतना तो बेगैरत। आई मीन, तुम ब्लडी जीएसटी किसी भी चीज से ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम भूखे नंगे हो, मरते आदमी से जीएसटी ले रहे हो। ऑक्सीजन लगाता है, जीएसटी पे करने के बाद सिलेंडर मिलता है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगता है, जीएसटी पे करने के बाद मिलता है। और अगर कोई कह रहा है ना यहां पे, आपको अगर यह लगता है कि ब्लैक में खरीदा है ऑक्सीजन या ब्लैक में खरीदा है रेमडेसिविर, तो भाई साहब जीएसटी तो उत्पादन के समय ही दे दिया जाता है, आप तो खाली उसकी कीमत चुकाते समय उसकी भरपाई कर देते हो। उत्पादन करने वाला ऑलरेडी पे कर चुका है भैया जीएसटी उसका। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ब्लैक में कोई चीज खरीदी तो उसके बाद जो बेचने वाला है आपको, वो जाके जीएसटी का फॉर्म भरेगा। जीएसटी तो एडवांस में भर दी गई है। तो नरेंद्र मोदी, आपके लिए जो कहा जाता है लाशों पे राजनीति, क्या गलत कहा जाता है? आप तो मरते आदमी पे राजनीति कर रहे हैं। आई मीन, जस्ट थिंक अबाउट इट। एक गिद्ध होता है ना, गिद्ध, वल्चर, वो कोई जानवर मर रहा हो या इंसान मर रहा हो ना, उसको भी नोच नोच के खाता है। ये नरेंद्र मोदी वो गिद्ध है, क्योंकि ऑक्सीजन जिसके लिए दुनिया तुमको मदद करने आई है, और बाहर से इंपोर्ट, ये भी बता दो, बाहर से इंपोर्ट होने वाली जितनी भी ऑक्सीजन जो अब आएगी या आ रही है, उस पे कस्टम ड्यूटी माफ है। लेकिन देश में आपको मिलने से पहले जीएसटी जरूर लेगा ये मोदी। आपका पेशेंट
मरता मर जाए, इसको उससे भी जीएसटी कमानी है। ऑक्सीजन सिलेंडर से मरते आदमी, मरते पेशेंट, मरते भारतवासी से मोदी को जीएसटी चाहिए, नहीं तो ये चाय कैसे पिएगा। अब ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अपने मां या बहन या पिता या भाई या चाचा या मामा की मृत्यु देख रहा हो किसी भी कारण से, और डॉक्टर कहता है कि इस आदमी का रेमडेसिविर लगाना है, जिसके लिए WHO, IMA दोनों बोल चुके हैं कि किसी काम का नहीं है, तो मैं इस आदमी बेचारे की शक्ल देखूंगा, और एक नहीं ऐसे सैकड़ों है मेरे पास, इस बेचारे की शक्ल देखूंगा, इस बेचारे का रोना देखूंगा, इसका गिड़गिड़ाना देखूंगा, पैर में पड़ना देखूंगा, या मैं सरकारों के झूठ जो है उनको देखने जाऊंगा। फिर भी व्हाइट या ब्लैक मिलता रेमडेसिविर, मतलब जीएसटी पे हो चुका है। आपके किसी भी पहचान वाले या अनजान व्यक्ति के जब एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगता है तो उस पर जीएसटी भारत सरकार ले चुकी होती है। कैसे गिद्ध है ये नरेंद्र मोदी और इसकी सरकार, गिद्ध कि मरते आदमी से भी जीएसटी नाम की बोटी नोच रहे हैं। और ये सारा का सारा धंधा ये बीजेपी वाले चला रहे हैं। बीजेपी वालों के पास रेमडेसिविर मिलेगा, बीजेपी वालों के थ्रू आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलेगा, बीजेपी वालों के थ्रू आपको हॉस्पिटल में बेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज का पैसा लेते हैं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन तुम खूनी हो, मर्डरर हो, कोरोना की दूसरी लहर तुम लेकर के आए हो इस देश में, तुमने लाखों लोगों को पीड़ित किया और करते जा रहे हो, और जाने कितनों को मार रहे हो, जिसका अनुमान 2166 पर डे लास्ट 7 डेज का एवरेज है डेथ, जो भारत सरकार के हिसाब से कोरोना डेथ पर डे है। मोदी जी, इस देश को उस परिस्थिति में ना लाओ तो बेहतर है, क्योंकि 303 का कैप्सूल सिर्फ सेक्स की पावर बढ़ाने के लिए नहीं, 303 की बंदूक कुछ और काम भी आती है। भारत को उस परिस्थिति में तुम ला चुके हो कि तुम्हारे अपने भाजपा के लोग तुमको गाली दे रहे हैं, बस जूता मारना बाकी है। पहली और आखिरी बार मैं मोदी तुमको तुम्हारे भले की एक बात बता दूं, जूलियस सीजर का अंत एक बार पढ़ लेना। हम तो तुम्हारे विरोध के हैं, तुम्हारे अपने तुमको जूलियस सीजर बनाएंगे, देखना। क्योंकि वो भी इसी भारत के वासी हैं और वो देख नहीं पा रहे हैं जो हाहाकार तुम्हारी इल गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट और इलेक्शन कमीशन को पीछे से हाँकने के चलते हो रहा है। आज मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है, भाड़ में गया कोरोना, करोड़ों लोग तेरे घर आकर के तेरे को ऐसा कोरोना बताएंगे कि रोना निकल जाएगा।